नेहा का मन आज सुबह से ही घर के कामों में नहीं लग रहा था। उत्सुकतावश वो बार बार अपने चौथे मंजिल के फ्लैट की छोटी सी बालकनी से झांक कर देख रही थी कि सामने वाले बंगले में कौन रहने आया है। कल बंगले का सामान तो आ गया था, बस इंतजार था तो उसमें रहने वाले लोगों का। इससे पहले जो लोग इस बंगले में रहते थे वे इतने नकचढ़े थे कि फ्लैट में रहने वालों को तुच्छ सी नज़रों से देखते थे। उन्हें अपने पैसों का इतना घमंड था कि आंखें हमेशा आसमान की तरफ ही रहती थी। नेहा ने कितनी बार बात करने की कोशिश की, पर उस बंगले वाली महिला ने घास नहीं डाली। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए। हमेशा आसमान में देखने वाले कभी कभी औंधे मुंह गिरते हैं। इन बंगले में रहने वालों का भी यही हुआ। छापा पड़ा, इज्जत बचाने के लिए रातों रात बंगला बेचकर पता नहीं कहाँ चले गए। अरे ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? सो गई क्या? पति की आवाज़ सुनकर नेहा हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागी। अरे ये तो सारी सब्जी जल गई। आखिर तुम्हारा सारा ध्यान रहता कहाँ है? कल से देख रहा हूँ कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। बंगले वालों का इंतजार तो ऐसे कर रही हो जैसे वो बंगला तुम्हें उपहार में देने वाले हों। अब बिना टिफिन के ही ऑफिस जाऊं क्या, या कुछ बनाने का कष्ट करोगी? पति की जली कटी बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी जल्दी दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। सही तो कह रहे हैं ये, सत्यानाश हो इन बंगले वालों का। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। पर नेहा भी करे तो क्या करे? बड़ा सा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी होगी, पलकों पर बैठाने वाला पति होगा, पर सारे सपने चकनाचूर हो गए। छोटा सा फ्लैट, पुराना सा स्कूटर, सीमित आय और वो घर की नौकरानी। सारा दिन किचन में खटती रहती है वो। उस पर पति के ताने कि ढंग से पढ़ी लिखी होती तो इस महंगाई के दौर में नौकरी करके घर चलाने में मदद तो करती, कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों को तो घर में पढ़ा लेती। इतनी महंगी ट्यूशनों की फीस तो बचती। नेहा का मन जार जार रोने को हो आया। जैसे तैसे टिफिन तैयार करके पति को थमाया। गुस्से के मारे पतिदेव ने टिफिन लिया और बिना उसकी तरफ देखे ही चलते बने। जब तक पति की ये बेरुखी नेहा के दिल को अंदर तक कचोट जाती है। कितना गुमान था उसे अपनी खूबसूरती पर, लेकिन पति के मुंह से तो कभी तारीफ के दो बोल भी नहीं निकलते। सुनने को कान तरस गए उसके। तभी कार की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूट गई। थोड़ी देर पहले का सारा वाकया भूलकर वो दौड़कर बालकनी में पहुंच गई। लगता है बंगले वाले लोग आ गए। कार से उतरती महिला को देखकर नेहा अंदाजा लगाने लगी। उम्र में तो मेरी जितनी ही लग रही है। अरे ये तो सुमन जैसी दिख रही है। नहीं नहीं, वो इतने बड़े बंगले की मालकिन कैसे हो सकती है? पर नहीं, ये तो वो ही है। उसने झट से अंदर आकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? इतनी बड़ी दुनिया में इसे रहने के लिए मेरे घर के सामने ही जगह मिली थी क्या? आज का तो दिन ही खराब है। सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया। हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, वो सुमन ना हो, कोई और हो। पर वो तो वही थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। वैसे ही इस घर में कौन से जन्नत के सुख थे, ऊपर से ये नई बला और आ गई। अस्त व्यस्त फैला हुआ सा घर, किचन में बिखरा फैलारा, ढेर सारे झूठे बर्तन, सब बेसब्री से नेहा की बाट जोह रहे थे। पर आज तो उसका मन एकदम खिन्न हो गया था। सारा काम छोड़कर वो बेमन सी बिस्तर पर लेट गई। कितने वक्त बाद आज सुमन को देखकर फिर अतीत के गलियारों में भटकने लगी। भोपाल के एक छोटे से मोहल्ले में पुराना सा घर था उसका, प्यारा सा, अपनों से भरा पूरा घर। और घर के साथ ही था एक प्यारा सा अपना सा मोहल्ला, सबके दुख में रोने के लिए कंधा देने वाला, खुशियों में दिल से खुश होने वाला, अपनेपन से भरपूर। हर एक के रिश्ते को पूरा मोहल्ला जीता था। लेकिन यहाँ तो घर से निकलते ही दिखावटीपन का मुखौटा हर किसी के चेहरे पर चढ़ जाता है। अपनेपन का नामो निशान नहीं दिखता। दिखते हैं तो बस दौड़ते भागते भावहीन चेहरे, जिन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है।
अपना घर और मोहल्ला याद आते ही नेहा की आंखें डबडबा गई। उसी प्यारे से अपने से मोहल्ले में उसकी पड़ोसी थी सुमन। दोनों के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। वे दोनों भी उसी स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ती थीं। दांत काटी रोटी थी। फर्क बस इतना था कि जहां सुमन कक्षा में प्रथम आती थी, वहीं नेहा सबसे आखिरी स्थान पर। यूं समझो बस जैसे तैसे नैया पार हो जाती थी। एक फर्क और था दोनों में। सुमन साधारण नैन नक्श की सांवली सी लड़की थी, वहीं नेहा एकदम गोरी चिट्टी, तीखे नैन नक्श, लंबे बाल। ऐसा लगता था जैसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। पर इन सब के परे उनकी दोस्ती थी। उसे सुमन की पढ़ाई से या सुमन को उसकी सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दूसरे को देखे बिना उनका गुजारा नहीं था। पर हायरी किस्मत, उनकी दोस्ती को न जाने किसकी नज़र लग गई। नज़र क्या लग गई, उम्र का 16वां 17वां साल होता ही दुखदाई है। पता नहीं कितने रिश्तों की बलि चढ़ा देता है। यही तो उसके साथ हुआ। 16वां साल लगते लगते उसका रूप ऐसा निखरा कि देखने वाले पलक झपकाना ही भूल जाएं। और बस यही रूप उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। उसे लगने लगा कि दुनिया में उससे सुंदर कोई और है ही नहीं। पहले जब सुमन उसे पढ़ाई करने की सलाह देती थी तो उसके साथ बैठकर वो थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, और शायद उसी की बदौलत वो 10वीं तक जैसे तैसे पहुंच गई थी। पर अब उसे सुमन का टोकना अच्छा नहीं लगता था, जिसकी भड़ास वो उसके रंग रूप का मजाक उड़ाकर निकालती। जिस दिन अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया था, वो दिन शायद उनकी दोस्ती का आखिरी दिन था। जहां सुमन क्लास में फर्स्ट आई, वहीं नेहा को सिर्फ पास होने भर लायक नंबर मिले थे। टीचरों की डांट से उसका मन पहले से ही खिन्न था। जैसे ही सुमन ने उसे समझाना चाहा, वो उस पर पूरी कक्षा के सामने कितना चिल्लाई थी। क्या क्या नहीं कहा था उसने उस दिन। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? फर्स्ट आकर क्या तीर मार लोगी? कोई शादी भी नहीं करेगा तुमसे। चूल्हे में जाए ऐसी पढ़ाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है कि ब्याहने के लिए राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। तुम पड़ी रहो किताबों में औंधी। इतने अपमान के बाद भी सुमन ने इतना तो कहा था, रंग रूप अपनी जगह है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, पर शिक्षा हमारे अंदर की सुंदरता को निखारती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई थीं। आज भी वो बातें याद करके अपने आप पर शर्म आती है। उस दिन के बाद उसने मुझसे बात नहीं की और मैं तो करने से रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता था, बस सपनों में खोई रहती। नतीजा 10वीं में फेल हो गई। वहीं सुमन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कभी गुस्सा न करने वाले पिताजी का गुस्सा उस दिन चरम पर पहुंच गया। इतने गुस्से में हम भाई बहनों ने पिताजी को कभी नहीं देखा था। उनका गुस्सा जायज़ था। स्कूल में दबी छुपी आवाज़ में उन्हें सुनने को मिला था कि अपनी लड़की को तो पढ़ा नहीं पाए, दूसरों के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सारे भाई बहन तो हमेशा पिताजी से ही पढ़ते थे। बस मैं ही उस वक्त सुमन के साथ पढ़ने का बहाना बनाकर उसके घर भाग जाती थी। अब तो मेरी शामत ही आ गई थी समझो। पिताजी सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाते थे। अगले दिन से उन्होंने मुझे भी अपने साथ उठा दिया और पढ़ने बैठाकर टहलने चले गए। जब वे लौटकर आए तो देखा कि मैं किताब के ऊपर सिर रखकर सो रही हूँ। उस दिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया था, पर मेरे कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जब 4-5 दिनों तक यही हाल रहा तो पिताजी ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने सुबह मुझे पढ़ने बैठाया और मेरी दोनों चोटियों को एक रस्सी से बांधकर छत के कुंदे पर अटका दिया, और मेरी गर्दन बस इतनी ही हिल रही थी कि मैं किताब की तरफ देख सकूं। पढ़ने की हिदायत देकर पिताजी टहलने चले गए। मेरा हाल तो देखने लायक था। नींद के झोंके से जैसे ही सिर झुका, बालों की जड़ें ऐसी खींची जैसे हजारों लाल चींटियां चिपक गई हों। उस दिन मैंने नींद को भगाने की दिल से कोशिश की थी, पर पढ़ाई में मन भी तो लगे। 1 घंटे तक नींद और चोटियों के बीच युद्ध चलता रहा, और आखिरकार नींद के आगे पढ़ाई ने हार मान ली। और जब दर्द सहन करने की शक्ति खत्म हो गई
तो मैं चीख मारकर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी की मामूली तनख्वाह में 4 बच्चों को पालती माँ, पति के आदर्शों को ढोती माँ, घर के अभावों को दूसरों से ढाकती छुपाती माँ, दिन भर के कामकाज से गहरी नींद में सोई हुई थी। मेरी चीख सुनकर माँ बदहवास सी उठकर दौड़ी। मेरी हालत देखकर वहीं जड़ हो गई। चोटियों के लगातार खींचने से मेरी पूरी गर्दन लाल हो गई थी। ऊपर से रंग इतना गोरा था कि नींद और रोने से पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। ठीक उसी वक्त पिताजी का आना हुआ। हे राम! उस वक्त माँ ने पिताजी की जो फजीहत की, बाप रे बाप! माँ ने पूरी दुनिया की लानतें पिताजी को दे मारी। मेरी फूल सी बच्ची का ये क्या हाल कर दिया। खबरदार, जो आज के बाद इसको पढ़ाया तो आपने किताबों में इतना सिर फोड़ फोड़ कर कौन से ताजमहल बनवा दिए हमारे लिए। कौन से कलेक्टर बन गए आप जो इसे बनाने चले हो। मेरे जरिए माँ ने शायद उस दिन एक ईमानदार शिक्षक के घर के आर्थिक अभावों का गुस्सा निकाला था, जो इतने सालों से उनके अंदर किसी सोए हुए ज्वालामुखी की तरह दबा हुआ पड़ा था। किसी से न डरने वाले पिताजी भी उस दिन माँ का वो रूप देखकर दंग रह गए थे। कुछ भी न बोले और उस दिन के बाद पिताजी ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मुझे तो समझो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद सुमन के पिताजी का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। इतना सब होने के बाद भी जाने से पहले वो मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी, पर मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली और वो हमेशा के लिए चली गई। मेरा ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट चुका था। 10वीं में लगातार 3 साल फेल होने के बाद परेशान होकर पिताजी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मेरी छोटी बहन ही 11वीं में पहुंच गई थी। अब तो स्कूल जाते मुझे भी बहुत शर्म आने लगी थी। पढ़ाई छूटने पर मैंने चैन की सांस ली और शायद स्कूल के टीचरों ने भी। अब तो मैं पूरी तरह आज़ाद थी। मैगजीन्स में से खूबसूरती के नुस्खे पढ़कर उन्हें आजमाना, हीरोइनों के फोटो कमरे में चिपकाना और सपनों के राजकुमार का इंतज़ार करना, ये ही मेरे जीवन का मकसद बन गए थे। पर एक एक करके सपनों के महल चकनाचूर होने लगे। सुंदरता की वजह से एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लग गई। पर जैसे ही उन्हें पता चलता कि लड़की 10वीं तक भी नहीं पढ़ी, सब पीछे हट जाते। न पिताजी के पास देने के लिए भारी भरकम दहेज था। मेरी वजह से पूरे घर में मातमी सा सन्नाटा पसर गया था। सब मुझसे कटे कटे से रहने लगे। पिताजी भी चारों तरफ से निराश हो चुके थे। तब इनका रिश्ता आया। इकलौता लड़का था, वो भी सरकारी ऑफिस में क्लर्क। माँ बाप गांव में रहते थे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। उन्हें लड़की की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वे तो बस सुंदर लड़की चाहते थे। और जैसे तैसे पिताजी ने मेरी नैया पार लगा दी। फोन की घंटी की आवाज़ से नेहा हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो फ़ोन उठाती तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही नेहा चौंक उठी। उफ, 1 बज गया। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। बच्चों के आने का वक्त होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। अपने को लगभग घसीटती हुई वो किचन में पहुंची। प्लेटफॉर्म पर पड़ा फैलारा, सिंक में पड़े झूठे बर्तन पलके बिछाए हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। हाय, क्या जिंदगी हो गई है। सारी उम्र चौका बर्तन में ही निकली जा रही है, पर काम तो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो जैसे तैसे हाथ चलाने लगी। शाम को पतिदेव ने चाय पीते हुए गौर किया कि रोज की अपेक्षा आज उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही मायूसी छाई हुई है। वो चुटकी लेते हुए बोल पड़े, क्या हुआ, तुम्हारी वो बंगले वाली नहीं आई क्या, जो चेहरे पर मातम छाया हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आ गई है। आपको पता है वो कौन है? अरे भाई, मैं अंतर्यामी थोड़े ही हूँ जो मुझे ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा। वो मेरे बचपन की सहेली सुमन है। अरे वाह, ये तो खूब रही। तुम्हारे बंगले वाले पचड़े का अंत तो हुआ। तुम हमेशा बंगले वाली से दोस्ती करना चाहती थी। लो, तुम्हारी दोस्त ही आ गई। फिर भी चेहरा लटका हुआ है। आपको कुछ भी तो पता नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। स्कूल के दिनों में
उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। किस मुंह से जाऊंगी उसके सामने? इतना सुनना था कि पतिदेव चाय का प्याला टेबल पर पटकते हुए चीखे, ऊपर वाला बचाए तुमसे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? उसके सामने नहीं जा सकती तो क्या घर में छुप कर रहोगी? बंगले वाली यहाँ घूमने नहीं आई, रहने आई है। सुबह से पति की डांट, सुमन को देखकर सारे दिन का तनाव, शाम को फिर से पति की फटकार। नेहा के सब्र का बांध टूट गया। बाथरूम में घुसकर वो रो पड़ी। सबके सामने तो रो भी नहीं सकती। आंसू देखते ही पतिदेव हत्थे से ही उखड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझाना उसके बस के बाहर है। सुमन को सामने आए 2 दिन हो चुके थे। 2 दिनों से अंदर ही अंदर घुटन और तनाव से उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो बरसों से बीमार हो। रात को खाने की थाली में दाल देखते ही जैसे घर में तूफान आ गया। पति ने थाली उठाकर रसोई घर में पटक दी और गुस्से से दहाड़ पड़े। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या सारे सब्जी वाले मर गए हैं? या फिर घर में इतनी कंगाली आ गई है कि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं बचे? 2-3 दिन हो गए, इंसान कब तक सब्र करे? सुबह आलू, टिफिन में आलू, रात को दाल, इंसान कब तक खाएगा? हद होती है किसी बात की। एक सब्जी खरीदने का काम तुम्हारे जिम्मे है, क्या वो भी नहीं कर सकती? तुम्हारा ये खाना तुम ही खाओ, हम लोग अपना इंतजाम कर लेंगे। गुस्से में बच्चों को लेकर पैर पटकते हुए वो घर से निकल गए। नेहा सिर पकड़कर धम से सोफे पर बैठ गई। उफ, ये क्या हो गया है मुझको? सच ही तो कह रहे हैं, आज 3 दिन हो गए हैं। कहीं सुमन न देख ले, इस डर से वो सब्जी लेने नीचे नहीं उतरी। सब्जी वाला रोज आवाज लगाकर चला जाता है। सुमन तो हमेशा के लिए यहाँ रहने आई होगी। ऐसे कब तक घर में छिपकर बैठूंगी? उफ, इसे भी पूरी दुनिया में क्या यही जगह मिली थी रहने के लिए? भगवान भी पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है मुझे। पति देव का गुस्सा सुबह भी 7वें आसमान पर था। न कुछ खाया न टिफिन ले गए। बिना बात किए ऐसे ही ऑफिस चले गए। दुखी और उदास मन से वो अपने को कोसती हुई सब्जी वाले का इंतजार करने लगी। पर ये क्या, 1 घंटा हो गया लेकिन सब्जी वाला तो आया ही नहीं। लगता है 3 दिन से सब्जी नहीं ली तो आज उसने आवाज ही नहीं लगाई। सारा जमाना मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। वो उठने ही वाली थी कि दूसरे सब्जी वाले की आवाज सुनाई पड़ी। अमूमन इससे वो कभी सब्जी नहीं खरीदती थी क्योंकि वो सब्जियों को हाथ लगाने पर झल्लाता था, जैसे किसी ने उसकी नई नवेली दुल्हन को छू लिया हो। पर मरती क्या न करती। थैला लिए सीढ़ियां उतरकर सब्जी लेने आ पहुंची। सब्जी वाले ने भी ताना मारने का मौका नहीं गवाया। वो मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद जो मेरे ठेले से आज आप सब्जी खरीदने आई। मन में तो आया कि उसका मुंह नोच ले, पर हायरी किस्मत, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मन ही मन कुड़ते हुए थैला लेकर वो मुड़ी ही थी कि नीचे के फ्लैट वाली मिसेस शर्मा लगभग दौड़ती सी आई। उन्हें किसी से भी बात करने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ता है। तब से, जब से उन्हें ये बात समझ में आई है कि उन्हें देखते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इसमें गलती लोगों की नहीं है, उनकी फितरत ही ऐसी है। हंस हंस कर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना उनका सबसे प्यारा शगल था। पर उन्होंने नेहा को गायब होने का मौका नहीं दिया। अरे नेहा, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? 2-3 दिन से दिखाई नहीं पड़ी। चेहरा भी कैसा पीला पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी घर की साफ सफाई में बिजी थी। अरे भाई, इतना भी क्या काम करना कि आसपास की खबर ही ना हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष? तुम्हारे यहाँ बाई नहीं है ना, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, वक्त तो लगेगा ही। नेहा को मिसेस शर्मा की इसी आदत से सख्त चिढ़ थी। जब भी मिलती ताना मारने से बाज नहीं आती। खैर छोड़ो ये सब। पता है, सामने वाले बंगले में जो आई है ना, वो पहले वाली से बिल्कुल अलग है। इतनी अमीर है पर घमंड जरा सा भी नहीं। खुद भी बैंक में अफसर है। कल मैं शाम को इनके साथ घूमने के लिए निकली थी ना, तब वो मिली थी। सारा दिन तो वो बैंक में रहती है। कभी कभी तुम भी कहीं घूम आया करो। अरे, मैं तो भूल ही गई, पुराने स्कूटर पर घूमने का क्या मजा आएगा।
भाई साहब से बोलकर अब नई गाड़ी ले भी लो, इतनी भी क्या कंजूसी करना। अच्छा मिसेस शर्मा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। खून का घूंट पीती हुई नेहा गुस्से के मारे बिना जवाब सुने ही सीढ़ियां चढ़ गई। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिसेस शर्मा के तानों से दुखी है या सुमन के बैंक में अफसर होने पर। जो भी हो, एक बात अच्छी हो गई कि सुमन दिन भर घर में नहीं रहती, उससे ज्यादा छिपने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो घर से निकलती ही कितना है। 2 बच्चों के साथ खटारा स्कूटर पर कहीं जाने से तो उसे घर में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी नहीं जाना चाहते, उन्हें भी शर्म आती है, और पति भी कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें भर आईं। 8-10 दिन ऐसे ही बीत गए। नेहा की दिनचर्या में एक बड़ा फर्क आया था। वो ये कि उसने बालकनी में जाना लगभग बंद कर दिया था। वो चाहती थी कि जब तक हो सके बस सुमन का सामना ना हो। रोज की तरह आज भी वो अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थी। तभी माँ का फोन आया। 3 दिन बाद छोटे भाई की सगाई थी। माँ ने आने का आग्रह करके फोन रख दिया। कितने बदल गए हैं सब। बदले भी क्यों ना, उसकी तरह फालतू कोई नहीं है। दोनों छोटी बहनें सरकारी स्कूल में टीचर हैं। भाई भी सरकारी अफसर है। पिताजी को गुजरे तो 3 साल हो गए। याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। मायके में माँ के अलावा उसे याद करने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। बहनें और भाई जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर फोन कर देते हैं बस। एक माँ ही है जो महीने में कम से कम एक बार फोन कर उसका हालचाल पूछ लेती हैं। पर इसमें सारा दोष भाई बहनों का तो नहीं है। मैं भी कौन सा उन्हें फोन करती हूँ। ताली दोनों हाथ से बजती है। एक तरफा रिश्ता कोई कब तक निभाएगा। वो तो सिर्फ माँ ही निभा सकती हैं। अपनी मजबूरी पर उसका दिल जार जार रोने लगा। क्या मेरा मन नहीं करता अपनी माँ भाई बहनों से बात करने का। उनके अलावा और कौन है मायके में। पर फोन का बिल देखकर पतिदेव ऐसे ऐसे विस्मार छोड़ते थे कि कलेजा छलनी हो जाता। पर वो सब्र का घूंट पी लेती थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। साल साल भर मिलना नहीं होता था। कम से कम फोन पर बात करके ही दिल को तसल्ली मिल जाती थी। पर उस दिन तो अति हो गई जब पतिदेव बरसे थे। अगर इतना ही शौक है फोन पर गप्पे लगाने का, तो जरा घर से बाहर निकलकर 4 पैसे कमा कर दिखाओ, तब पता चलेगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। घर बैठकर गुलछर्रे उड़ाना बहुत आसान है। सुनकर अपमान से तिलमिला उठी थी वो। सहने की भी कोई हद होती है। जी में तो आया कि चीख चीख कर कह दे कि जब खुद यार दोस्तों से घंटों फोन पर बतियाते हो तब बिल नहीं आता। मैं क्या अपनी माँ से बात भी ना करूं। पर कुछ कह ना सकी थी। बस तभी से फोन को बहुत कम ही हाथ लगाती थी वो। काश वो भी आत्मनिर्भर होती। उसके हाथ में भी 4 पैसे होते जिन्हें वो अपनी इच्छा से खर्च कर सकती। लो, ऐसे खुशी के मौके पर भी मैं क्या सोचने बैठ गई। मायके जाने के ख्याल से शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे कितनी सारी तैयारी करनी है। आज 10 तारीख तो हो गई, 13 तारीख को सगाई है, तो 12 को निकलना पड़ेगा। सिर्फ कल का दिन ही तो बचा है। पतिदेव का मूड ना उखड़े इसलिए नेहा उनकी पसंद का खाना बनाने में जुट गई। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद घर में ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच खाना बना हो। बड़ी चहक रही हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या। आज माँ का फोन आया था। राहुल का रिश्ता तय हो गया है, 13 को सगाई है, चलोगे ना। सुनते ही पति देव के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अरे मैं नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस में बहुत काम है। बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा। शादी में सब लोग चलेंगे, अभी तुम अकेली ही चली जाओ। नेहा के सारे उत्साह पर पानी फिर गया। पर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। मायके के किसी भी प्रोग्राम में हमेशा ऐसा ही तो होता है। खैर, एक तरह से अच्छा ही हुआ। बच्चों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। खर्च करने से बजट गड़बड़ा जाएगा। शादी में तो खर्च करना ही पड़ेगा। नेहा ने अपना सूटकेस खोलकर साड़ियां निकाली। कुल मिलाकर 4-5 भारी साड़ियां हैं
जिन्हें वो कई बार पहन चुकी थी, और एकमात्र शादी में चढ़ाया गया सोने का हार, जिसे पहनने में भी अब उसे शर्म लगती थी, पर बिना पहने भी नहीं जाया जा सकता। उसका मन खिन्न हो गया। पता नहीं घर के समारोह में भी इतना दिखावा क्यों करना पड़ता है। पिछली बार बहन की गोद भराई में उसकी सास ने तो ताना ही मार दिया था। लगता है नेहा को पुरानी चीजों से बड़ा लगाव है, इसलिए हमेशा यही हार पहनती है। अरे भाई, अब तो नया ले लो, वो भी बेचारा थक गया होगा। हौस सबके ठहाकों से गूंज उठा था, पर कहाँ से ले नया हार। सोचते हुए उसने जैसे ही हार निकाला, अरे इसकी तो एक झुमकी टूट गई है। हाय, अब क्या पहनूंगी। सोने का कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा। मंगलसूत्र तो बहुत ही हल्का है, अकेले उससे काम नहीं चलेगा। सुबह ऑफिस जाते वक्त इन्हें दे दूंगी, सुनार के यहाँ डाल देंगे। दिन में जाकर उठा लाऊंगी, परसों तो निकलना ही है। सुबह पति से मनुहार करके नेहा ने झुमकी सुनार के यहाँ पहुंचा दी थी। जल्दी जल्दी घर के काम पूरे करके वो झुमकी लेने बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार पास ही था, इसलिए पैदल ही चल दी। मायके जाने के उत्साह में सुमन कब उसके ध्यान से उतर गई उसे पता ही नहीं चला। उत्साह का आलम यह था कि जिस बंगले ने उसकी नींद उड़ा रखी थी, उसकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। तेज कदमों से चलते हुए वो सुनार की दुकान पर जा पहुंची। झुमकी उठाकर जैसे ही वो पलटी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने सुमन खड़ी थी, वो भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। कुछ पल बाद दोनों को जैसे ही होश आया, खुशी से चीखते हुए सुमन उससे लिपट गई। हाय, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुझसे मुलाकात होगी। एक पल को तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि तू ही है या कोई और। कितनी बेडौल हो गई है, पर तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, जरा भी नहीं बदली। नेहा जबरन मुस्कुराते हुए बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या इसी शहर में रहती है? कहाँ है तेरा घर? तेरे पति क्या करते हैं? और बच्चे? अरे बस बस, सांस तो ले ले। मैं कहाँ भागे जा रही हूँ? परसों राहुल की सगाई है, कान की झुमकी उठाने आई थी। मुझे कल ही निकलना है, आज बहुत काम है, बातें तो फिर होती रहेंगी। नेहा की बेरुखी सुमन समझ नहीं सकी। वो तो खुशी के मारे अपनी ही रो में बोली जा रही थी। अरे वाह, क्या बात है, छोटा सा राहुल इतना बड़ा हो गया। हाय, अपने पुराने मोहल्ले को देखने का इतना मन कर रहा है, पर अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। पहले ही बैंक से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। आज भी घर के कुछ काम निपटाने थे, छुट्टी पर हूँ। नहीं तो मैं भी तेरे साथ चलती, सभी से मिल लेती। खैर कोई बात नहीं, तू जब लौट कर आएगी तो तेरी बातें सुनकर ही वहाँ की यादें ताज़ा कर लूँगी। ले, तुझे देखकर तो मैं सब भूल गई। तू रुक, मैं ज़रा कड़ी की डिज़ाइन सुनार को बता दूँ। उफ, जिस बला से बच रही थी वो इस तरह मेरे सामने आएगी, सोचा नहीं था। कहीं झुमकी ना देखने लगे। जल्दी से रुमाल में लपेटकर उसे पर्स में डाल लिया। सुमन का अपनापन उसे दिखावा लग रहा था। वो सोच रही थी कि मेरी हालत को देखकर तो ये ज़रूर पूछेगी, क्या हुआ तेरी सुंदरता को? सपनों का राजकुमार नहीं आया लेने? पर अब तो इससे बचना मुश्किल है। नेहा रुआसी हो उठी। दुकान से बाहर आते हुए सुमन बोली, चल अब बता, तेरा घर किधर है? पहले मेरे यहाँ चलते हैं, चाय पियेंगे, फिर मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगी। नहीं, आज नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। चुप रह, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। एक आध घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चल बता, किधर है तेरा घर? पास में ही है, सतगुरु अपार्टमेंट में रहती हूँ। सुनते ही सुमन लगभग उछल ही पड़ी। क्या बात कह रही है? उस अपार्टमेंट के सामने ही तो मेरा बंगला है। हद हो गई यार, हम दोनों 10 दिनों से एक दूसरे के इतने पास रह रहे हैं और एक दूसरे को दिखे भी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त मेरे पड़ोस में रहती है। अब हमारा बचपन फिर से जी उठेगा। सुमन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अरे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं पुरानी बातें तो याद नहीं कर रही?
मैं तो वो सब कब का भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। बातों बातों में घर ही आ गया। चल चाय पीते हैं। सुमन ने कार बंगले में पार्क करते हुए कहा। नहीं नहीं, फिर आऊंगी। चल ना यार। सुमन उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। बंगले की शानो शौकत देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। साज सज्जा के ऐसे ऐसे सामान, ऐसी दुर्लभ पेंटिंग्स, हर चीज आलीशान, जिधर नजर जाती ठहर जाती। ये सब तो उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। ये तो उसका सपना था। कहाँ खो गई? चल बेडरूम में बैठते हैं, सुमन ने कहा तो नेहा मंत्रमुग्ध सी उसके पीछे चल पड़ी। यहाँ आराम से बैठ। भोला, जरा चाय नाश्ता तो लाना। नेहा जैसे ही बैठने को हुई, उसकी नज़र बेड पर बिखरे जेवरों पर पड़ी। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतने सारे जेवर, वो भी एक से बढ़कर एक। तू भी क्या सोचेगी, कैसा फैला हुआ पड़ा है। तू तो जानती है मुझे शुरू से सादगी से रहना ही पसंद है, पर इनकी बिजनेस पार्टियों में इनकी खुशी के लिए ये सब पहनना पड़ता है। रात एक पार्टी में गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, तो सारे निकाल लिए। रखने का वक्त ही नहीं मिला। ये भूला भी अभी तक चाय नहीं लाया। तू बैठ, मैं अभी देख कर आती हूँ। सुमन उसके मन की हालत से पूरी तरह बेखबर थी। नेहा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी नज़र तो डायमंड नेकलेस पर अटक गई थी, जो बिल्कुल उसके पास ही पड़ा था। इतना खूबसूरत नेकलेस तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। ना ही वो उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकती थी। अगर ये मैं राहुल की सगाई में पहनकर चली जाऊं, तो सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और मुंह पर ताले पड़ जाएंगे। अगर मांगूं तो सुमन क्या सोचेगी? नहीं नहीं, चुपचाप उठा लूं तो? पर कहीं किसी ने देख लिया तो? कोई भी तो नहीं है। उसने पर्स से रुमाल निकालकर नेकलेस पर पटक दिया। इधर उधर देखा और झट रुमाल के साथ नेकलेस उठाकर पर्स में डाल लिया। नौकरों के भरोसे तो कोई काम नहीं होता। ले, गर्मा गर्म चाय पी, सुमन ने बेडरूम में घुसते हुए कहा। नेहा ने इतनी गर्म चाय एक घूंट में ही पी ली और उठ खड़ी हुई। अरे बैठ ना। नहीं, मैं तो भूल गई, मुझे प्रेस वाले के यहाँ से साड़ियाँ भी उठानी हैं। मैं फिर आऊँगी। सुमन के कुछ कहने से पहले ही उसने ऐसी दौड़ लगाई जैसे पीछे भूत पड़े हों। अपने घर में घुसकर ही सांस ली। धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। जब सांस में सांस आई तो एहसास हुआ कि ये क्या किया। हाय, मैंने चोरी की, वो भी सुमन के यहाँ से। ये चोरी थोड़े ही है, 2-3 दिन की ही तो बात है। शादी से लौटकर उसे मिलने जाऊंगी और धीरे से वहीं रख दूंगी। मन के दूसरे कोने से आवाज आई। पर्स से नेकलेस निकालकर आईने के सामने गले पर लगाते ही नेहा की सारी ग्लानि बह गई। वाह, क्या लग रही हूं मैं, सब देखते ही रह जाएंगे। उसने जल्दी से नेकलेस को सूटकेस में रख लिया। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पतिदेव के आने में अभी वक्त था। कई दिन बाद उसने बालकनी का दरवाजा खोलकर ताजी हवा को महसूस किया। तभी बंगले से सुमन निकलती दिखी। अरे, ये तो इधर ही आ रही है। हाय, लगता है कि उसे पता चल गया कि मैंने ही उसका नेकलेस चुराया है। अब क्या करूं? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा नीच काम किया। क्या करूं? जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा बंद कर बच्चों को हिदायत दी कि कोई आकर पूछे तो कहना कि मम्मी बाहर गई हैं, देर से आएंगी। नेहा सांस रोके अंदर जाकर बैठ गई। घंटी बजते ही बेटे ने दरवाज़ा खोला। क्या ये नेहा का घर है? जी आंटी, पर मम्मी घर पर नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊँगी, सुमन ने जाते हुए कहा। उसके जाते ही नेहा की जान में जान आई। उफ, शुक्र है बच गई। बस कल ट्रेन पकड़ लूं। सारी रात चिंता के मारे नेहा सो नहीं सकी। सुबह पति और बच्चों के जाने के बाद वो जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करने लगी। ट्रेन तो 11 बजे की है, लगभग 10 बजे घर से निकल जाऊंगी। अरे, सूखे कपड़े तो बालकनी में ही रह गए। अगर नहीं उठाए तो 3 दिन वहीं पड़े रहेंगे। मजाल है कि कोई उठाकर अंदर रख ले। बड़बड़ाते हुए नेहा ने
जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोला, सामने से आती हुई सुमन को देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। कुछ समझ नहीं आया तो बाहर से ताला बंद करके बगल की सीढ़ियों में जाकर छिप गई। हाय, अगर ऊपर से कोई आ गया तो क्या कहूँगी? क्यों बैठी हूँ सीढ़ियों में? ये किस मुसीबत में फंस गई? पर अब करे क्या? दम साधे बैठी रही। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आई। शायद ताला देखकर सुमन वापस चली गई थी। 5 मिनट रुककर वो नीचे आई और ताला खोला। मायके में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। बस एक बार ट्रेन में बैठ जाऊं। 10 बजने ही वाले थे। सूटकेस उठाकर उसने ताला लगाया, चाबी पड़ोस में देकर सीढ़ियां उतरने लगी। उसकी सांस धौंकने की तरह चल रही थी। ज्यादा गर्मी ना होने के बाद भी पसीने से तरबतर हो रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऑटो सामने ही दिख गया। बिना मोलभाव किए, जो उसकी आदत नहीं थी, वो जल्दी से ऑटो में बैठकर स्टेशन के लिए निकल पड़ी। क्या सुमन पीछे से आवाज दे रही थी? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। जैसे तैसे स्टेशन पहुंचकर वो अंदर घुसी ही थी कि सचमुच पीछे से सुमन के पुकारने की आवाज सुनकर उसके होश ही उड़ गए। अब तो ऊपर वाला भी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ने से नहीं बचा सकता। झूठी शान के चक्कर में मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा नीच काम किया। अब सुमन से आंखें कैसे मिलाऊंगी? हे भगवान, काश ये धरती फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, भागूं? पर पैर जड़ हो गए। तभी हाँफती हुई सुमन आई। कब से आवाज दे रही हूं, सुन ही नहीं रही है। कल तेरे घर आई तो भी नहीं मिली। सुबह आई तो ताला लगा था। मुझे लगा कि गई ये तो, पर अभी ऑटो में बैठती दिखी तब भी आवाज लगाई, पर शायद तू नहीं सुन पाई। नेहा को काटो तो खून नहीं। अरे, उस दिन तुम मेरे घर पर आई थी ना? शायद जल्दबाजी में तेरी झुमकी वहीं गिर गई थी, उसे ही लौटाने आई थी। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी, अगर न दे पाई तो तू वहां क्या पहनेगी? चल, अब मैं निकलती हूँ, पहले ही बैंक के लिए देर हो गई है। तू वहां से आ जा, फिर मिलते हैं। नेहा ठगी सी खड़ी रह गई। डायमंड की चमक पूरी तरह से फीकी जो पड़ चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।